हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो काफ़ी टाइम बाद द डार्क माफिया किंग इज ऑप्शंस का न्यू चैप्टर लेकर आ गई हूँ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से चैप्टर नहीं अपलोड हो रहे थे। अब आपको दो दो दिन में दोनों चैप्टर मिलते रहेंगे मेरे चैनल SPY स्टोरियो पर। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते अपनी स्टोरी पर। आपने अब तक पढ़ा। युवान आगे बोला, तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकती हो। मैं तुम्हारे पिता के नाम पर लगे हर दाग को धो दूंगा, ये मेरा वादा है। आयरा ने पासपोर्ट देखा और फिर ईवान की आंखों। और उस नियम का क्या हुआ ईवान, जो तुमने पहली रात कहा था? जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। आयरा की बात सुनते ही ईवान की धड़कनें रुक गई। हवेली की भारी खामोशी अब किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक सुकून भरी चादर की तरह महसूस हो रही थी। पुलिस की गाड़ियां जा चुकी थी। आर्यन और दमयंती बुआ के पापों का शोर थम चुका था। सुबह की सुनहरी धूप खिड़की के कांच की चीरती हुई फर्श पर नाच रही थी। कहानी में अब आगे ईवान अब भी वहीं खड़ा था, जहां आयरा ने उससे वो सवाल पूछा था। उस नियम का क्या हुआ ईवान, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है? ईवान की धड़कनें उसकी छाती की दीवारों से टकरा रही थी। उसने आयरा की ओर देखा। वह थक चुकी थी। उसके कंधे की पट्टी पर खून का हल्का निशान अब भी था, लेकिन उसकी आंखों में वही स्वाभिमान और एक अनकही उम्मीद थी। ईवान धीरे धीरे आयरा के करीब आया। वह शख्स जो कल तक अपनी आवाज से पूरी हवेली को डरा देता था, आज आयरा के सामने खड़े होते हुए हिचकिचा रहा था। उसने कांपते हाथों से आयरा का वह चेहरा अपनी उंगलियों के बीच लिया, जिसे उसने कभी नफरत से दबोचा था। ईवान की आवाज में एक भारीपन था। वो नियम मेरी सनक थी आयरा। मुझे लगा था कि तुम्हें कैद करके मैं अपने पिता का बदला ले लूंगा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैंने तुम्हें कैद नहीं किया था, बल्कि तुम्हारी नफरत में मैं खुद कैद हो गया था। उसने अपनी उंगली से आयरा के गाल पर गिरे एक आंसू को पोंछा। ईवान बोला, तुम आजाद हो। मैंने समीर से कह दिया है। तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारी घर, तुम्हारी आज़ादी सब तुम्हें वापस मिल जाएगी। मैं तुम्हारे पिता के नाम पर लगा हर दाग धो दूँ, शायद उसके लिए मुझे अपनी पूरी जायदाद क्यों न लगानी पड़े। आयरा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब वह डार्क माफिया किंग नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपनी गलतियों के बोझ तले दबा हुआ था। आयरा बोली, और अगर मैं जाना ही ना चाहूँ तो? अगर मुझे ये अग्निहोत्री सरनेम अब भारी ना लग रहा हो तो? ईवान सन्न रह गया। आयरा, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैंने तुम्हें डराया, तुम्हारी आत्मा को कुचलने की कोशिश की। तुम मुझे माफ कैसे कर सकती हो? आयरा बोली, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने उस पत्थर दिल इंसान के पीछे उस छोटे बच्चे को देख लिया था, जिसे अपनों ने ही अंधेरे में धकेल दिया था। नफरत करना आसान है ईवान, लेकिन किसी के टूटे हुए टुकड़ों को समेटना मुश्किल। और मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। ईवान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार उसकी पकड़ में जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि एक विनती थी, उसे ना छोड़ने की विनती। आयरा ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। पहली बार उसे ईवान की धड़कनें सुनाई दी, जो किसी युद्ध के नगाड़ों की तरह नहीं, बल्कि एक शांत लहर की तरह चल रही थी। हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ईवान अब ज्यादातर समय घर पर ही रहने लगा था। वह आयरा के जख्मों की देखभाल खुद करता था। एक दोपहर आयरा बालकनी में बैठी कुछ पढ़ रही थी। तभी ईवान हाथ में दवा और पानी लेकर वहां आया। ईवान बोला, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अब ज्यादा चलने फिरने की जरूरत नहीं, जब तक पट्टी नहीं खुलती तुम यहीं आराम करोगी। आयरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे मैं अब भी तुम्हारी कैदी हूँ। ईवान उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ को अपने ओठों से छुआ। अब मैं तुम्हारी कैदी हूँ आयरा। तुम्हारी हर मुस्कान मेरा इनाम है और तुम्हारी हर तकलीफ मेरी सजा। आयरा के गाल गुलाबी हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा डरती थी, वही उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित एहसास देगा। उस शाम आसमान काले बादलों से घिर गया और तेज बारिश होने लगी। आयरा को बारिश बहुत पसंद थी, पर ईवान के लिए बारिश हमेशा उस काली रात की याद दिलाती थी जब उसने अपने पिता को खोया था।
वह कमरे के कोने में अंधेरों में बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। आयरा उसके पास आई और उसके कंधों पर हाथ रखा। आयरा बोली, बारिश सिर्फ तबाही नहीं लाती इवान, ये मिट्टी की प्यास भी बुझाती है। हमारे अतीत की जो राख थी उसे इस बारिश को धो लेने दो। इवान ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज और उन दोनों की सांसें थी। उसने आयरा के बालों को खुशबू महसूस किया। इवान बोला, मुझे डर लगता है आयरा, मुझे डर लगता है कि जब ये सब शांत होगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब एक सपना है? कल जब तुम जागोगी तो क्या तुम मुझे वैसे ही नफरत करोगी जैसे पहले दिन की थी? आयरा उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, नफरत की उम्र बहुत कम होती है इवान, और जो नफरत के बाद जन्म लेता है वो प्यार इतना गहरा होता है कि उसे कोई भी सच या झूठ दिखा नहीं सकता। इवान धीरे से उसके करीब झुका। आयरा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। वह किस उन दोनों के बीच हुए सारे समझौतों, सारी कड़वटों और सारे आंसुओं का जवाब थी। वह किसी माफिया किंग की अपनी रानी पर जीत नहीं थी, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का एक होना था। तभी समीर ने दरवाजा खटखटाया। उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। समीर बोला, सर, जेल से एक खबर आई है। अरविंद मल्होत्रा ने मरने से पहले एक आखिरी बयान दिया है। उसने कहा कि 1998 के उस घोटाले में एक और चेहरा शामिल था, जिसके बारे में दमयंती मैम को भी नहीं पता था। इवान और आयरा की आंखें मिली। सुकून का यह पल जैसे फिर से एक चुनौती में बदलने वाला था। इवान सख्त आवाज में बोला, कौन है वो? समीर बोला, वो शख्स आयरा जी के परिवार से बहुत करीबी से जुड़ा है। आयरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पिता की मौत के बाद उसका एक चाचा था जो सालों पहले गायब हो गया था। क्या वह जिंदा था? क्या आयरा का कोई अपना ही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है? क्या इवान और आयरा का प्यार इस नए सच को झेल पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए द डार्क माफिया के हिज ऑप्शंस। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड एसपी वॉइस स्टूडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।